गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 13। चैप्टर का नाम है मन के जीते जीत। एक बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है और इसके कुछ प्रश्नाभ्यास है, हम उसी पर चर्चा करने वाले हैं। बढ़ते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न क्या है यहाँ पर? प्रश्न नहीं है, कुछ कहा गया है। आप विशेष ध्यान देने योग्य लोगों के बारे में चर्चा करें। क्या कहा है? विशेष ध्यान देने योग्य, अर्थात जो लोग स्पेशल होते हैं। कौन? यहाँ पे किसकी बात हो रही है? चैप्टर में किसकी बात की गई है? विशेष किसे कहा गया है? उन लोगों को जो कोई चल नहीं पाते अच्छे से, या बोल नहीं पाते, या देख नहीं पाते, सुन नहीं पाते, ऐसे जो लोग होते हैं उनके बारे में यहाँ पे वार्तालाप करने के लिए कहा गया है, चर्चा करने के लिए कहा है। ठीक है, ध्यान देने योग्य लोगों के बारे में चर्चा करने के लिए। यहाँ पे देखो दो चित्र हैं। इन चित्रों में कौन क्या कर रहे हैं? देखो, आदमी जो है कहाँ बैठा हुआ? व्हील चेयर पे बैठा हुआ। व्हील चेयर पे कोई क्यों बैठेगा? क्योंकि वो पैरों से चल नहीं पाता है ना। और यहाँ पे ये जो लड़की है वो कंप्यूटर चला रही है। ठीक है। और एक बात, अगर आप लोगों के आसपास में कोई ऐसा दिखता है जो चलने में, बोलने में या सुनने में, देखने में असमर्थ हो, जितना हो सके उनकी हेल्प करना। ठीक है, क्योंकि वो हम जैसे ही है, उनका मजाक नहीं उड़ाते, उनके साथ कोई बदतमीजी नहीं करते, तो प्लीज़ ऐसा नहीं करना। ठीक है, आप लोग गुड बॉयज हो, गुड गर्ल्स हो, डेफिनेटली आप लोग ऐसा कुछ नहीं करोगे, आप उनकी हेल्प करोगे। सेकेंड नंबर क्या है? उत्तर दो। कौन नंबर? शीला अपने पिताजी के साथ कहाँ गई थी? शीला कौन थी? इस कहानी के पात्र थी। कहाँ गई थी वो? शीला अपने पिताजी के साथ स्वाधीनता दिवस समारोह देखने गई थी। स्वाधीनता दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को। क्यों मनाया जाता है? हमारा देश आजाद हुआ था, है ना, तो इसलिए मनाया जाता है। ख नंबर क्या है? जन गण मन संगीत सुनते ही सब लोग क्यों खड़े हो गए? आप लोग के स्कूल में भी जन गण होता है ना, आप लोग खड़े हो जाते हो। बता सकता है कोई क्यों खड़े होते हैं? हम जब क्लास में टीचर्स आते हैं या कोई भी बड़ा आता है तो हम खड़े होते हैं। खड़े क्यों होते हैं? खड़ा होना चाहिए इसलिए नहीं, उनके सम्मान में खड़े होते हैं, है ना। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? जन गण मन संगीत सुनते ही सब लोग सम्मान में खड़े हो जाते हैं। किसके सम्मान में? राष्ट्रीय गीत के सम्मान में सब खड़े होकर सम्मान करते हैं। ग नंबर, शीला को कौन सा गीत बहुत पसंद आया था? समारोह में जो गीत नृत्य हुए थे उनमें से सबसे मजेदार शीला को कौन सा लगा? शीला को सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत बहुत पसंद आया। आना भी चाहिए, ये हमारे भारत देश के लिए गीत है ना। ग नंबर, शीला को क्यों आनंद मिला? शीला को स्वाधीनता दिवस समारोह में तरह तरह के गीत सुनकर और नृत्य देखकर आनंद मिला। क्यों मिला जी? क्योंकि एक तो वो पिताजी के साथ गई थी। कहाँ गई थी? स्वाधीनता दिवस समारोह में, और वहाँ पे तरह तरह के नृत्य हुए, गीत हुए, वाद्य हुए, तो वो सब देख के उसको बहुत ही आनंद आया और उसने बहुत कुछ सीखा भी, है ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है? सूरदास कौन थे? किसको पता है सूरदास कौन थे? सूरदास एक महान कवि थे, है ना। सूरदास जी बहुत ही बड़े एक महान सूरदास एक महान कवि थे। जोसेफ क्या करते थे? जोसेफ महाविद्यालय में अध्यापक थे। और जोसेफ कौन थे? शीला के पिताजी के सहपाठी थे। और वो कैसे थे? जिनको कान से कम सुनाई पड़ता था, वो स्पेशल व्यक्ति थे, है ना, विशेष ध्यान देने योग्य व्यक्ति थे। और वो अभी हाल फिलहाल में क्या करते थे?
वो महाविद्यालय में अध्यापक की भूमिका निभा रहे थे, अध्यापक थे वो। 3 नंबर क्या है, आओ रेखांकित अक्षरों को तोड़कर देखिए। यहाँ पे क्या देखना है हमें, यहाँ देखिए, यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है। ये सारे जो शब्द ये है, दृष्टि, साहित्य, शिष्य, स्कूल, इसमें देखो ये अलग है कि नहीं है। तो इसको तोड़ने के लिए बोला है। क्यों तोड़ना है, ताकि हम जान सकें कि इस दृष्टि में ये दोनों अलग अलग क्या है। क्या है, पहला क्या है, स है, फिर क्या है जी, ट है। यहाँ लिखा हुआ है साहित्य, साहित्य में जो त्य है, क्या है यहाँ, ये देखो, त प्लस य इक्वल त्य, ठीक है। यहाँ क्या है, शिष्य है, शिष्य का जो ये श है, इसमें क्या क्या है, मूर्धन्य और य, ठीक है। यहाँ क्या है, स्कूल, स्कूल में ये जो है दोनों किससे बना हुआ है, यह बना हुआ है स और क से, दंड श और क, ठीक है, समझ में आया। 5 नंबर क्या है, 5 नंबर है प्रमुख। 5 नंबर है प्रमुख। प्रमुख में ये जो प्र है, प्र में क्या क्या अक्षर जुड़ा हुआ है, प और र। यहाँ है विश्वास, विश्वास में श्व जो है, श्व में क्या क्या है, लक्ष्य और व, समझ में आया। ये संयुक्त अक्षर है, संयुक्त वर्ड। यहाँ पर देखो, इन दोनों को जोड़ के ये वाक्य, इन दोनों को जोड़ के ये शब्द कंप्लीट हुआ है ना। तो हमें क्या बोला गया था, इसका विच्छेदन करने के लिए बोला गया था, जो भी संयुक्त है। हम बढ़ते हैं 4 नंबर पे। और जानकारी प्राप्त करें। दृष्टिहीन लोग कैसे पढ़ते हैं। दृष्टिहीन लोगों के लिए प्रयुक्त लिपि ब्रेली लिपि है। यह लिपि हाथ के स्पर्श से पढ़ी जाती है। फ्रांस के रहने वाले लुई ब्रेल इसके जनक हैं। जो लोग देख नहीं सकते हैं, है ना, जो लोग देख नहीं सकते, अब क्या था, दृष्टिहीन लोग कैसे पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं जी। एक लिपि है ब्रेल लिपि, उसको कैसे पढ़ा जाता है, हाथों को छू के, उसमें ना खुरदरा जाता है, ठीक है। तो जब हम ऐसे स्पर्श करते हैं तो समझ में आता है कि वो क्या बनावट है, तो उसके माध्यम से वो लोग पढ़ाई करते हैं। देखिए ना, जो लोग देख नहीं सकते वो भी पढ़ाई करते हैं, वो भी एग्जाम देते हैं, वो भी जॉब देते हैं, इसीलिए उनको अलग ट्रीट नहीं करना चाहिए, वो हमारे जैसे ही है, उनमें कुछ अलग नहीं है। 5 नंबर, आओ हिंदी के कुछ प्रमुख कवि कवित्रियों के नाम जाने। हिंदी के जो महान कवि और कवित्री हुए हैं उनके नाम यहाँ पे दिए गए हैं। पहला क्या है, मीराबाई। मीराबाई कौन थी जी, बहुत बड़ी कवित्री थी और कृष्ण भक्त थी। कबीरदास जी, तुलसीदास, जयश्री, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त। ये जो यहाँ 8 नाम दिया गया है, ये हिंदी के बहुत ही बड़े महान कवि और कवित्री हैं। जो महिलाएं होती हैं उनको कवित्री कहते हैं और जो पुरुष होते हैं उनको कवि कहते हैं, है ना। 6 नंबर पे आते हैं, किसने कहा लिखो। किसने क्या कहा है जी, कौन नंबर क्या है, कौन नंबर क्या है, वे लोग तुम लोगों की तरह है। कौन से लोग, जो स्पेशल होते हैं, जो विशेष है ना, हमारे जैसे ही है। किसने कहा था, पिताजी ने शीला को कहा था कि वे लोग भी तुम्हारे जैसे ही होते हैं, है ना, मतलब तुम लोगों जैसे होते हैं। ख नंबर क्या था, क्या वे भी दृष्टिहीन विद्यालय में पढ़ते थे। ये किसने पूछा है, किससे पूछा है, शीला ने पिताजी को कहा है। ग नंबर, वह कानों में सुनने की मशीन लगाया करता था। यहाँ कौन बोल रहा है,
पिताजी ने शीला से कहा। और कौन कानों में मशीन लगाता था? पिताजी के जो सहपाठी थे, जो प्रधान अध्यापक है जोसेफ, वो कानों में मशीन लगाते थे। क्यों लगाते थे जी? क्योंकि उनको सुनने में थोड़ी सी असुविधा होती थी। 7 नंबर उत्तर लिखो। क, ऐसे सभी बच्चे तुम लोगों के विद्यालय में ही पढ़ सकते हैं। यहाँ ऐसे सभी बच्चे किन्हें कहा गया है? ये पिताजी ने शीला से कहा था, लेकिन यहाँ पूछा गया है ऐसे सभी बच्चे से किसको संबोधित किया गया है? यहाँ उन बच्चों के बारे में कहा गया है जो कानों से कम सुनते हैं, आंखों से कम देखते हैं, ठीक तरह से बोल नहीं पाते, अच्छी तरह से चल नहीं पाते। जो भी ऐसे व्यक्ति है, उन लोगों को पिताजी ने यहाँ पे ऐसे सभी बच्चे कह के चिन्हित किया है। ठीक है। ख नंबर, सभी बच्चों की पढ़ाई लिखाई के बारे में पिताजी ने क्या कहा? पिताजी क्या बोले? सभी बच्चों की पढ़ाई लिखाई के बारे में पिताजी ने कहा आजकल एक साथ सभी बच्चों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था हो रही है। यहाँ सभी बच्चों अर्थात क्या है? जो बच्चे नॉर्मल है और जो बच्चे स्पेशल है, उन सबकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था एक साथ ही की गई है ना। ग नंबर क्या है? दृष्टिहीन सूरदास जी महान कवि कैसे बने? उत्तर, दृष्टिहीन सूरदास जी अपनी साधना और लगन के बल पर एक महान कवि बने। सूरदास जी बहुत बड़े साधना करने वाले व्यक्ति थे और वो बहुत बड़े कवि थे। घ नंबर, विशेष ध्यान देने योग्य व्यक्ति कौन कौन हो सकते हैं? उत्तर क्या है? विशेष ध्यान देने योग्य व्यक्ति शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं, जैसे दृष्टिहीन व्यक्ति, कम देखने वाले व्यक्ति, कम सुनने वाले व्यक्ति, गूंगा, अपंग व्यक्ति आदि। विशेष ध्यान देने योग्य व्यक्ति के कैटेगरी में कौन कौन आते हैं वो यहाँ पे दिया गया है। इसका अर्थ क्या होता है कि हमें उन पे विशेष ध्यान देना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए, है ना। उनके लिए चीज़ों को आसान करना चाहिए, ना कि उनको कभी परेशान करे और उनको तंग कभी नहीं करना चाहिए, है ना। अब समूह में चर्चा करें। क्या चर्चा करना है जी समूह में? विशेष ध्यान देने योग्य व्यक्ति के अधिकार क्या क्या है? प्रमुख अधिकार, पहला क्या है? समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। प्रत्येक दिव्यांग व्यक्ति को समाज में समान अधिकार और अवसर प्राप्त है। किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। लेकिन हमारे समाज में कहीं कहीं भेदभाव होता है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। आप लोग ऐसा नहीं करना, ठीक है। उनको वैसे ही ट्रीट करना जैसे अपने दूसरे दोस्तों को ट्रीट करते हो। अगर आपसे बड़े हैं तो उनकी हेल्प करना, सम्मान करना। 2 नंबर क्या है? शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। दिव्यांग बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। सरकार को विशेष विद्यालय, प्रशिक्षण केंद्र और सहायक उपकरण उपलब्ध कराने का दायित्व है। यहाँ बोला गया है सरकार द्वारा विद्यालय, प्रशिक्षण केंद्र और सहायक उपकरण उपलब्ध कराने का दायित्व है। किसका है? सरकार का है और समाज का भी है, ठीक है। समाज किससे बनता है? समाज हमसे बनता है ना, लोगों से बनता है समाज, अच्छे लोगों से। 3rd नंबर, रोजगार का अधिकार, राइट टू एम्प्लॉयमेंट। सरकारी नौकरियों में कम से कम 4% आरक्षण दिव्यांग व्यक्तियों के लिए रखा गया है। निजी क्षेत्र में भी समान अवसर की व्यवस्था को बढ़ावा दिया गया है। सरकारी जॉब के लिए उनकी रिजर्व है 4%। 4 नंबर क्या है? सुगमता का अधिकार, राइट टू एक्सेसिबिलिटी। सार्वजनिक स्थान, परिवहन, वेबसाइटें और सूचना सेवाएं दिव्यांगजनों के लिए सुगम बनाई जानी चाहिए। स्वास्थ्य एवं पुनर्वास का अधिकार, राइट टू हेल्थ एंड रिहेबिलिटेशन। उन्हें उचित चिकित्सा
पूर्णवास केंद्र, कृत्रिम अंग, श्रवण यंत्र आदि सरकारी सहायता से उपलब्ध कराए जाते हैं। 6 नंबर सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, राइट टू सोशल सिक्योरिटी। सरकार पेंशन, भत्ते, बीमा और सहायता योजनाएं प्रदान करती है ताकि दिव्यांग व्यक्ति आर्थिक रूप से सुरक्षित रहे। 7 नंबर क्या है? कानूनी संरक्षण का अधिकार, राइट टू लीगल प्रोटेक्शन। किसी भी प्रकार के शोषण, हिंसा या भेदभाव के खिलाफ कानूनी सुरक्षा प्रदान की जाती है। 1 नंबर है राजनीतिक अधिकार, राइट टू पार्टिसिपेशन इन पब्लिक लाइफ। उन्हें मतदान करने, चुनाव लड़ने और सार्वजनिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार है। समझे? इनके पास 10 अधिकार है। क्या क्या अधिकार थे? सबसे पहला अधिकार है समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, रोजगार का अधिकार, सुगमता का अधिकार, स्वास्थ्य एवं पूर्णवास का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, कानूनी संरक्षण का अधिकार, राजनीतिक अधिकार। जो अधिकार हमारे पास है वो सारे के सारे अधिकार उन व्यक्तियों के पास भी है जो विशेष ध्यान देने योग्य है, जो स्पेशल है ना। 9 नंबर क्या है? आओ समझ ले। क्या समझना है? वह बहुत ही अनुभवी था, तुम्हारा अनुमान ठीक है। यहाँ क्या लिखा हुआ है और यहाँ पे देखो मार्क किया गया है, ठीक है। यहाँ पे है, इन वाक्यों में था और है से किसी काम के करने या होने का बोध होता है, ये क्रिया के रूप है। यहाँ बोला गया है था और है, करता है, जाता है, खाता है, खाती थी, नहीं खाती थी, सोती थी, जगती थी, जो भी है, था, हूँ। तो जब ऐसे आता है तो इससे समझ में आता है कि कोई काम हो रहा है, और जो काम हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? क्रिया। तो क्रिया क्या है? किसी भी काम को करने या होने से उसको बोलते हैं क्रिया। तो क्रिया का बोध किससे होता है? करता हो, जाता हो, खाता हो, पीता हो, खाता था, नहीं खाता था, सोता था, जगता था, पढ़ता था। जब वाक्य के अंत में या वाक्य के माध्यम में ऐसे आते हैं तो इसे समझ में आता है कि वहाँ कुछ क्रिया हो रही है, ठीक है। 10 नंबर क्या है? आओ सस्वर पढ़े। छात्र छात्रा पढ़ रहे हैं, पति पत्नी बैठे हैं। इन वाक्यों के रेखांकित शब्दों से पुरुष और स्त्री का बोध होता है। यहाँ छात्र पुरुष, छात्रा स्त्री है, पति पुरुष है और पत्नी स्त्री है। तो बोला क्या है कि ये जो मार्क किया हुआ है इससे पुरुष और स्त्री का बोध होता है। उसके नीचे कुछ और लिखा हुआ है। क्या लिखा है? ऐसे ही पुरुष और स्त्री के बोध कराने वाले शब्द लिखो। यहाँ कैसे शब्द लिखने हैं? जैसे यहाँ पे है छात्र छात्रा, पति पत्नी, वैसे हमें लिखना है जैसे लड़का लड़की, चिड़िया चिड़िया। तो ठीक है, यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है बहन, मामा, लड़की, बालक, बकरी और पिता। बहन है, पुरुष क्या हुआ इसका? भाई। मामा है तो स्त्रीलिंग क्या होगा? मामी। लड़की का पुरुष क्या होगा? लड़का। बालक का स्त्रीलिंग क्या होगा? बालिका। बकरी का क्या होगा? बकरा। पिता का क्या होगा? माता। तो हमें क्या बोला गया था? स्त्रीलिंग और पुरुषलिंग बताने वाले शब्द लिखने थे। तो बहन, भाई, मामा, मामी, लड़की, लड़का, बालक, बालिका, बकरी, बकरा, पिता, माता। ठीक है जी। 11 नंबर क्या है? यहाँ सूरदास के बारे में कई बातों का उल्लेख किया गया है।
क्या किया गया उनके बारे में? बोला गया है उनका जन्म 1478 1478 ईसा पूर्व में हुआ था। ये किसी को एक्यूरेट नहीं पता है, अनुमान लगाया जाता है, ठीक है। और जन्म स्थान क्या था? ब्रज का सिही नामक गांव। और वो कौन थे, उनकी पहचान क्या थी? हिंदी के कवि थे, वो बहुत बड़े महान कवि थे। और उनकी मृत्यु का अंदाजा क्या लगाया जाता है? 1583 में उनकी मृत्यु हुई थी, ये अंदाजा लगाया जाता है। किसी को इसके बारे में अच्छे से ज्ञात नहीं है। अब इन बातों के आधार पर 4 वाक्य लिखो। हमें क्या वाक्य लिखना है? सूरदास जी के बारे में वाक्य लिखना है। तो पहला वाक्य लिखते हैं। सूरदास जी का जन्म कब हुआ था? 1478 हुआ था। पहला वाक्य हो गया, सूरदास जी का जन्म 1478 ईसा पूर्व में हुआ था। यहाँ पे बिंदु है। तो सूरदास जी का जन्म कब हुआ था? सूरदास जी का जन्म हुआ था 1478 ईसा पूर्व में हुआ था। और जन्म कहाँ हुआ था? उनका जन्म ब्रज के सिही नामक गांव में हुआ था। और वो क्या करते थे? हिंदी के कवि थे, वे हिंदी के कवि थे। और मृत्यु कब हुआ था? उनका देहांत 1583 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। बोला जाता ना, यहाँ सूरदास के बारे में कई बातों का उल्लेख किया गया है। अब इन बातों के आधार पर 4 वाक्य बनाते। ये रहे उनके बारे में 4 वाक्य। उनका जन्म कहाँ हुआ था, जन्म कब हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुई थी, और वो क्या करते थे, वो कौन थे, ठीक है। 4 वाक्य ये रहे। बढ़ते हैं आगे 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 आगे। आओ पहले बुझे और लिखे। 3 अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान। क्या होगा? 3 अक्षर का मेरा नाम, 1 2 3। इधर से देखो या इधर से देखो, एक समान होगा। तो ये होगा जहाज। एक और क्या हो सकता है? कनक अर्थात सोना। कहीं से भी देखो ये सही होगा, ठीक है। ना मारा ना खून किया, विश्व का सिर काट लिया। ये बोला गया है यहाँ पे नाखून। 2 नंबर क्या है? पंछी एक देखा अलबेला, पंख बिना उड़ रहा अकेला, बांध गले में लंबी डोर, नाप रहा अंबर का छोर। पतंग और क्या? पंछी देखा अलबेला, पंख बिना उड़ रहा। पतंग के पंख नहीं होते हैं पर वो आसमान में उड़ता है। बांध गले में लंबी डोर, पतंग की जो डोर होती है बहुत लंबी होती है। नाप रहा है अंबर का छोर, अर्थात वो आकाश को नाप रहा है। 30 नंबर क्या है? परियोजना, हिंदी के कवि कवित्रियों की तस्वीरों से एल्बम बनाओ। ये आप लोग कर लोगे? चलो मैंने तो इसे हेल्प कर दिया। पहले कौन से है? पहला चित्र देखो, पहले है मुंशी प्रेमचंद्र जी। अब मुंशी प्रेमचंद जी कौन थे, उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इनका असली नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। इन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है। इन्होंने समाज के गरीब, किसान और श्रमिक वर्ग की समस्याओं पर लिखा है। प्रमुख रचनाएं इनकी कौन कौन सी है? गोदान, गबन, निर्मला, कफन। इनके लेखन में यथार्थवाद और मानवीय संवेदना झलकती है। तो ये हो गया मुंशी प्रेमचंद्र जी के बारे में। आगे बढ़ते हैं। आगे ये किसकी पर इमेज दिया हुआ है? ये है महादेवी वर्मा। ये हिंदी की छायावाद युग की प्रमुख कवियत्री थी। इन्हें आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। इनकी कविताओं में करुणा, संवेदना और नारी की आत्मा की पुकार है। प्रमुख रचना कौन कौन सी इनकी?
प्रमुख काव्य संग्रह यामा, दीपशिखा, निर्जा। और क्या लिखा है इनके बारे में? 5 नंबर, इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किया गया था, इनको किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ज्ञानपीठ। ठीक है, याद रखना आपको। बढ़ते हैं आगे। ये किसकी प्रतिमा है? ये है सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा और कौन थी जानते हो? अर्जुन जी की वाइफ थी और कृष्ण जी की बहन थी सुभद्रा। महाभारत सुने हो कभी? 1 नंबर, ये हिंदी की देशभक्ति कवित्री के रूप में प्रसिद्ध है। ये कैसी कविता लिखती थी? मैक्सिमम देशभक्ति लिखती थी। इनकी कविता झांसी की रानी अत्यंत लोकप्रिय है। इनके काव्य में साहस, देश प्रेम और बलिदान की भावना झलकती है। इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया था। इनकी अन्य रचनाएं वीरों का कैसा हो वसंत। वीरों का वसंत कैसा होगा? आजादी भरा होगा। इनको तो सुने ही होंगे। नेक्स्ट क्या है? हरिवंश राय बच्चन। ये किसके पिता है? अमिताभ बच्चन, है ना। पहला क्या लिखा है इनके बारे में? ये छाया वादोत्तर युग के प्रमुख कवि थे। किसके कवि थे? छायावादोत्तर युग के। 2 नंबर, इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना मधुशाला है। इनकी कविताओं में जीवन दर्शन, प्रेम और मानवता का भाव है। उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से पीएचडी की थी। कहाँ से पढ़ाई किए थे? ऑक्सफोर्ड से। 5 नंबर क्या लिखा गया है? इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके आगे क्या है? रामधानी सिंह दिनकर। इन्हें राष्ट्र कवि कहा जाता है। देखो, हर कवि की अपनी अपनी एक पहचान है ना। इनकी क्या पहचान है? इनको राष्ट्र कवि कहा जाता है। 2 नंबर, इनकी कविताओं में ओज, शौर्य और देशभक्ति की भावना झलकती है। प्रमुख रचना कौन कौन सी? रश्मि रथी, परशुराम की प्रतीक्षा। 4 नंबर क्वेश्चन। दिनकर जी हिंदी साहित्य के वीर रस के महान कवि थे। 5 नंबर, इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त है। इनको भी क्या पुरस्कार है? ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त है। आगे कौन है जी? सुमित्रा नंदन पंत। क्या लिखा है इनके बारे में? आप लोग ऐसे एल्बम बनाना, ठीक है। ये छायावाद युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक है। उनकी कविताओं में प्रकृति और सौंदर्य का अद्भुत चित्रण मिलता है। प्रमुख रचनाएं पर्व, गुंजन, युगांत। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त है। इनको भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। इनकी भाषा शुद्ध, कोमल और भावनात्मक है। नेक्स्ट कौन है जी? नेक्स्ट है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये कैसे कवि थे? इनकी पहचान क्या है कविताओं में? ये छायावाद के अग्रणी और नवयुग के प्रवर्तक कवि थे। इनकी कविताएं सामाजिक अन्याय के विरोध आवाज उठाती है ना, सामाजिक अन्याय के विरोध। और इनकी प्रमुख रचनाएं क्या है? सरोज, स्मृति, राम की शक्ति, पूजा एंड परिमल। इन्होंने गद्य, पद्य, उपन्यास और निबंध सभी विद्याओं में लिखा है। निराला जी ने हिंदी कविता को नई दिशा और स्वर प्रदान किया। 40 नंबर क्या है जी? समझ में आया? ये कौन थे? ये सब हिंदी साहित्य के महान कवि थे। क्या है? 40 नंबर, आओ पाठ में आए कुछ शब्दों के अर्थ जाने। यहाँ पे शब्द अर्थ दिया गया है। चलो, पहला शब्द क्या है? शुरू। शुरू का अर्थ क्या होता है? आरंभ होना। दुविधा, असमंजस, ठीक है। नाश्ता अर्थात जलपान। तस्वीर, छवि, चित्र, मशीन, यंत्र। वैसाखी, पैरों से चल न पाने वाले व्यक्ति का सहारा। वैसाखी वही यूज करते ना।
तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जो भी पढ़ाया है उसे अच्छे से पढ़ना है, अभ्यास करना और उससे मिलते रहना। बाय।